नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। मौर्य काल प्राचीन इतिहास का एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा एक या दो प्रश्न या तो इनके इतिहास से या इनके शासकों से या फिर इनकी शब्दावलियों से बनते हैं। आज हम मौर्य काल पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल में हमने जनजातियां पढ़ लिया, यूपी के मेले पढ़ लिए, यूपी की रामसर साइट्स पढ़ लिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं हमारी परीक्षाओं में। ये वीडियो ऑलरेडी इस पर पड़े हुए हैं, आप इनको समय पाएं जरूर देख लें, जिससे कि आपका यूपी जीके भी साथ में तैयार होता रहे। मौर्य काल 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच का इसका समय रहता है। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य की स्थापना पढ़ेंगे, प्रमुख शासक पढ़ेंगे, यदि उनको कोई उपाधि मिल रही है या वो खुद कोई उपाधि ग्रहण कर रहे हैं या वो कोई नया काम कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे, जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनकी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे। धर्म पर हमेशा प्रश्न आता है कि कौन सा धर्म किसने अपनाया था और कहाँ तक उसका प्रचार किया गया था। इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, कला और संस्कृति कैसी थी वो पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे अन्य मुख्य बिंदुओं में हम ये पढ़ेंगे कि यदि कोई शब्दावली है कि कर जो संग्रह करता था उसको क्या कहते थे, या गांव के जो मालिक थे उनको क्या कहते थे। इस प्रकार हम मौर्य काल को पूरा एक साथ कवर करेंगे, जिससे जो भी प्रश्न हमारी परीक्षा में बनते हैं वो सारे प्रश्न हम यहाँ पर आसानी से कर सकें, और इससे संबंधित प्रश्न आते भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। आप वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक यहीं पर कवर हो जाए। तो मौर्य साम्राज्य जो है ये स्वर्णिम अध्याय के रूप में इतिहास में जाना जाता है। यह भारत का पहला सर्वाधिक व्यापक साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित है। यह साम्राज्य न केवल उत्तर भारत बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधता है। इस काल की विशेषता प्रशासनिक संगठन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता और कला संस्कृति का उत्कर्ष था। मौर्य काल को भारतीय इतिहास में राजनैतिक एकता और शक्ति का युग कहा जाता है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि किस काल को कहा जाता है, तो मौर्य काल को कहा जाता है। पहले हम स्थापना देखते हैं। सिकंदर की भारत से वापसी के बाद उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी। नंद वंश के शासन से जनता असंतुष्ट थी। ऐसे में चाणक्य यानी कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी जिनका नाम था, ने चंद्रगुप्त मौर्य को संगठित किया और 321 ईसा पूर्व के लगभग नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। देखो, हमेशा ध्यान रखो, सत्ता परिवर्तन तभी होगा जब वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो उस सत्ता से परेशान हो चुके होंगे। जब परेशान हो जाते हैं तो वो एक विकल्प ढूंढने लगते हैं कि कौन सा ऐसा विकल्प हो जो उनके लिए कुछ बेहतर सोचे, उनके लिए कुछ अच्छा करे। इस प्रकार सत्ता परिवर्तन हमेशा इतिहास में हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके हम प्रमुख शासकों को देखते हैं तो जो पहले शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। 321 से 297 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल रहता है। यही मौर्य वंश के संस्थापक थे। हम इसमें बिंदुवार पढ़ेंगे कि किसने क्या किया है, हमारे दिमाग में बिंदु बने रहेंगे और वहीं से एमसीक्यू आते हैं, वही सारे बिंदु हमने लिए हैं। तो चाणक्य की नीति और रणनीति से नंद वंश को इन्होंने हटाया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई गई? पाटलिपुत्र बनाई गई, ये भी पूछा गया था। सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर का उत्तराधिकारी था। इससे युद्ध कर उत्तर पश्चिमी भारत को अपने अधीन इन्होंने किया था। सेल्यूकस से संधि कर उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया और यूनानी दूत मेगस्थनीज को दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ये भी पूछा गया था एक बार। चंद्रगुप्त के समय कृषि और सिंचाई व्यवस्था जो है विकसित हुई थी। जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म स्वीकार कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संन्यास लिया था। दो प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं, जीवन के अंतिम चरण में धर्म कौन सा स्वीकार किया और कहाँ पर संन्यास लिया था? जैन धर्म स्वीकार किया, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में
संन्यास लिया था। ये इनके संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगले हैं बिंदुसार। बिंदुसार का कार्यकाल क्या था? 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच में। चंद्रगुप्त का पुत्र था ये। साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक ये किया था। इसे अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। यूनानी ग्रंथों में इसे अमित्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये वाला जो शब्द है ये परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है कि अमित्रघात किसे कहते हैं, अमित्रोकोट्स के नाम से किसे जाना जाता है। उसने ग्रीक राजा एंटियोकस प्रथम से राजनैतिक संबंध बनाए। बौद्ध और आजीवक धर्म का संरक्षण इसने किया था। ये प्रश्न इस बार आरओ में पूछा गया था कि मौर्य काल में आजीवकों की स्थिति कैसी थी, तो इन्होंने संरक्षण दिया था। फिर आते हैं अशोक, सम्राट अशोक जिनको बोलते हैं, अशोक महान मतलब 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच का समय है। मौर्य काल की ये सबसे शक्तिशाली शासक थे। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त की, लेकिन भीषण रक्तपात देखकर ये दुखी हो गए। कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म नीति का प्रचार किया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका, म्यांमार, चीन आदि देशों में दूत भेजे थे। अशोक ने अनेक शिलालेख और स्तंभ लेख स्थापित किए। अशोक चक्र और सिंह स्तंभ आज भारत की धरोहर है। उसने शांति, दया, करुणा और नैतिकता को शासन का आधार बनाया। फिर देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था इनकी कैसी थी। इसमें हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे। जैसे केंद्रीय प्रशासन कैसा था? मौर्य शासक सर्वोच्च सत्ता थी। मंत्रिपरिषद राजा को सलाह देती थी। चाणक्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र उस समय की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रांतीय प्रशासन कैसा था? साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रमुख प्रांत उस समय कौन थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन और सुवर्णगिरी। ये चारों नाम हमें याद रखने हैं, ये भी हमारे प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रांत में कुमार या आर्यपुत्र राज्यपाल के रूप में नियुक्त होते थे। राज्यपाल को क्या बोलते थे? कुमार बोलते थे या आर्यपुत्र बोलते थे। नगर प्रशासन कैसा था? पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन अत्यंत सुदृढ़ था। नगर का संचालन समिति यानी मंडल करती थी, जिसमें 30 सदस्य होते थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। कौन करता था? समिति या मंडल। यह समिति व्यापार, कर, सुरक्षा, जनकल्याण आदि का ध्यान रखती थी। फिर हम देखते हैं राजस्व व्यवस्था। भूमि राजस्व मुख्य आय का स्रोत था। सिंचाई, व्यापार, खनन से भी आय होती थी। कर वसूली के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त होते थे। अर्थव्यवस्था कैसी थी? मुख्य जो आधार था वो कृषि था। नहर और कुएं बनाकर सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर विकसित था। मौर्य साम्राज्य से रोम, मिस्र, यूनान तक व्यापारिक संबंध थे। मौर्य काल की मुद्रा पंचमार्क छापांकित सिक्के के रूप में मिलती है। समाज कैसा था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित इनका समाज था। स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी, लेकिन पितृसत्ता बनी रही। दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। विवाह सामाजिक संस्था थी। समाज में जैन, बौद्ध और वैदिक धर्मावलंबी सभी लोग साथ में रहते थे। धर्म की यदि हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया था। बिंदुसार ने आजीवक मत का समर्थन किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में महत्व दिया था। अशोक का धर्म नैतिक जीवन, सहिष्णुता और सत्य पर आधारित था। देखो अब ये 3 आपको व्यक्ति हैं और तीनों के धर्म अलग अलग एक हिसाब से माने जाएंगे। चंद्रगुप्त जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक मत और अशोक का बौद्ध धर्म। कला संस्कृति के बारे में देखते हैं तो कला एक बेहतरीन उस समय उत्कर्ष पर थी। पाटलिपुत्र, नालंदा और वैशाली प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र माने जाते हैं। अशोक ने स्तंभ और शिलालेख बनवाए। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। कहाँ से लिया गया? सारनाथ से। बौद्ध स्तूपों यानी सांची स्तूप का निर्माण इसी काल में हुआ। गुफा वास्तुकला जैसे बराबर की गुफाएं जो हैं मौर्यकालीन हैं। पतन कैसे हुआ? देखिए हर साम्राज्य जो है एक चरम तक जाता है, फिर उसका धीरे धीरे कुछ कुरीतियों के कारण पतन होता रहता है। इनका पतन कैसे हुआ? अशोक के बाद
शासकों में नेतृत्व क्षमता की कमी रही। विशाल साम्राज्य का प्रशासन कठिन हो गया। प्रांतीय गवर्नरों ने स्वतंत्रता लेना शुरू कर दी। आर्थिक भार बढ़ गया। यूनानी शक आक्रमण हुए। अंततः शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में की और मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला जो ये है बड़ा साम्राज्य था। सुव्यवस्थित प्रशासन तंत्र था इनका। कृषि और व्यापार में प्रगति थी। धर्म का संरक्षण प्रसार था। कला और संस्कृति का उत्कर्ष था। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत दूर दूर तक यानी श्रीलंका तक भी किया गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। अर्थशास्त्र क्या था? चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ जिसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन का विवरण है। इंडिका क्या था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक है जिसमें मौर्य दरबार और समाज का वर्णन है। धम्म क्या है? अशोक द्वारा प्रचारित नीति जो नैतिकता, दया, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित है। प्रियदर्शी अशोक द्वारा प्रयोग की गई उपाधि जिसका अर्थ है सबको प्रिय लगने वाला। देवानाम प्रिय अशोक की उपाधि है जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। दोनों उपाधियां अशोक की हैं। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का युद्ध जिसमें अशोक ने कलिंग को जीता लेकिन रक्तपात से दुखी हुआ। कलिंग कहाँ था? उड़ीसा में था। स्तंभ लेख पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए लेख जिनमें अशोक के आदेश अंकित थे। शिलालेख चट्टानों पर खुदे हुए लेख थे। ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के शिलालेखों में मुख्य लिपि है। खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम भारत में प्रयुक्त लिपि अशोक के शिलालेखों में भी मिलती है। सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक चक्र सारनाथ स्तंभ पर अंकित 24 तीलियों वाला चक्र है। भारत के ध्वज पर यही बना हुआ है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित बौद्ध स्तूप है। अशोक के समय बनाया गया। बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित हैं। आजीवक संप्रदाय को ये समर्पित हैं। अमित्रघात बिंदुसार की उपाधि है जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात समाहर्ता क्या था? मौर्य काल का राजस्व अधिकारी था। संधारिक क्या था? कर वसूली का अधिकारी था। ध्रुवाध्यक्ष क्या था? स्थायी राजस्व का अधिकारी था। महामात्य क्या था? उच्च प्रशासनिक अधिकारी था। दुर्गपाल किलों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। सेनापति सेना का प्रमुख था। धर्मस्थ न्याय देने वाला मुख्य अधिकारी था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक का वह स्थान जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन संन्यास लिया था। आजीवक एक धार्मिक संप्रदाय जिसका समर्थन बिंदुसार ने किया था। बौद्ध संगीत बौद्ध धर्म की सभा सम्मेलन अशोक ने तीसरी संगीत कराई। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का उत्तराधिकारी था जिसने चंद्रगुप्त से संधि की। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक जिसने अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की थी। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अब ये पटना के नाम से जानी जाती है। सुदर्शन झील मौर्यकालीन प्रसिद्ध सिंचाई की परियोजना थी। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार आपका मौर्य काल का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मौर्य उत्तर भी लाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आसानी से कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक है समझाया जा सके और आपकी समझ में आ जाए। ऐसे हम बिंदुवार ही हमेशा पढ़ाते हैं जिससे कि आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे वहाँ से प्रश्न मिलते हैं। कम समय में आप ज़्यादा सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।